नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और पहली खबर आपको गिरिडीह से बता रहे हैं, जहां धर्म परिवर्तन का नंगा खेल लगातार चल रहा है। भोले भाले आदिवासियों और हिंदुओं को तेल पानी देकर बीमारियों की ठीक करने का दावा किया जा रहा है। ईसाई मिशनरी पर लोगों को ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन का आरोप है। गिरिडीह के कांदबरी में ईसाई मिशनरी भोले भाले लोगों को बीमारियों को ठीक करने का दावा देते हैं। बीमारी को ठीक करने के लिए लोगों को तेल पानी दिया जा रहा है। लोग यहां भारी संख्या में आते हैं। लोगों को आर्थिक मदद करके भी ईसाई धर्म की तरफ मोड़ने की कोशिश की जा रही है और लोग आसानी से इन मिशनरियों के चंगुल में फंसते नजर आ रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता एजाज अहमद। 28 में लिखा है, जिनको पास परमेश्वर को वचन है वो हथौड़े का समान है, शैतान का टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। जब तक शैतान अपना घर ना छोड़े, संपत्ति ना छोड़े, व्यक्ति ना छोड़े, उन दुखों पर मार कर। अच्छा, ये बताइए चाची कि आप यहाँ से कब से ये कर रहे हैं लोग? 22 साल हो गया। कितना बोलूं? अच्छा, 22 साल हो गया। तो कितने लोगों को अभी तक आपने ठीक किया होगा लगभग? अब कितने लोग हम सबको बुला रहे हैं, कितने लोग हैं इस फील्ड में, पूछ सकते हैं कितने लोग आते हैं। तो हमारे कोदमरी कम से कम तो 20 लोग आएंगे। गिरिडीह जिले में इन दिनों धर्म परिवर्तन का मामला जोर शोर से चल रहा है और जिले के विभिन्न इलाकों में अलग अलग ईसाई मिशनरीज के द्वारा सभाएं की जा रही है और भोले भाले लोगों को इसमें बरगला कर शामिल किया जा रहा है। उसी का मैं एक एग्जाम्पल दिलाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, सभा करके अंधविश्वास के जाल में फंसाया जा रहा है। आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए, मैं अभी कोदमबरी में हूँ, जहाँ पे एक मिशनरीज का एक चलता है। आपको तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से प्रभु ईसा मसीह की तस्वीरें लगी हुई है और ये अंदर की तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, थोड़ा अंधेला है, लेकिन आप साफ देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की जो समस्याएं हैं, जो बताया जाता है कि ठीक किया जाता है तेल और पानी के नाम पर। यहाँ पर जो सबसे प्रमुख है, जो विख्यात है, तेल पानी को लेकर विख्यात है और यहाँ पे बताया जाता है कि सबकी समस्याएं ठीक कर दी जाती हैं। देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। उन लोगों को जो मैडम है उनके द्वारा कुछ प्रसाद दिया जा रहा है, जो प्रभु यीशु की तरफ से शायद दिया गया है। और आप देख सकते हैं एक शख्स यहाँ पे लेटे हुए हैं और मैं बात कर, भैया आपका नाम क्या हुआ? अभी नहीं बता सकता। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है? अच्छा अच्छा, 3 साल से। अच्छा, तो यहाँ पे आने, यहाँ कब से आ रहे हैं यहाँ पे आप? कल से 3 दिन होने वाला है। अच्छा, कुछ राहत मिल रहा है आपको? हाँ। अच्छा, कहाँ से आए हुए हैं आप? कबकुल नवादा से। क्या दिक्कत है आपको, क्या परेशानी है? यही परेशानी जैसे कि शरीर में दिक्कत होते हैं, यीशु मसीह को आने के बाद में ठीक हो जाते हैं। अच्छा, तो बहुत बड़ी बात है। तो ईसा मसीह के पास आते हैं ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं। तो आप हिंदू हैं? हाँ, हम हिंदू हैं। अच्छा, लेकिन आप ईसा मसीह को भी आप मानने लगे हैं यहाँ पे इसका? हाँ, हम लोग मानते हैं। मेरा पापा को पहले लकवा मार दिया था, वो ठीक हो गया। अच्छा। 15 दिन में। उसके बाद हम भी बेहोश हो जाते थे, पता नहीं क्या कौन सा बीमारी था, तो हमको नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ आने पर हम आप पैदाइशी हिंदू हैं? हिंदू हैं। तो अब ईसा मसीह के शरण में आए हैं तो आपकी बीमारी ठीक होगी। क्या आप ईसा मसीह की वो भी मानने लगे? मानने लगे। जब हमारी मदद कर रहे हैं प्रभु, तो हम मानने लगे। ईसा मसीह हम बहुत पुराने से जान रहे हैं, 6-7 साल से पहले से। और यहाँ आने के बाद हर मनुष्य का मन कष्ट जो है से निवारण। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस तरह से परमात्मा है, परमात्मा का अंश है और हम लोग मानते हैं, और यहाँ आने के बाद के हर कष्ट का निवारण होता है। जिस तरह से दिल दिमाग में रखिएगा, सेवा कीजिएगा, मन तन को रखिएगा, तो प्रभु तो जरूर देते हैं। हिंदू हो या मुसलमान हो या तो फिर आदिवासी, इन तमाम धर्मों के भोले भाले लोगों को ईसाइयों के द्वारा बड़े पैमाने पर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें तरह तरह की जो बीमारियां होते हैं उन्हें ठीक करने के नाम पर लोगों के मनों को टटोला जा रहा है और बड़े पैमाने पर प्रभु यीशु की तरफ लोगों को झुकाव पैदा किया जा रहा है और लोग इस धर्म को भी मानने लगे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और अब खबर धनबाद से है, जहां कतरास थाना क्षेत्र में आपसी विवाद में हुई बमबाजी और मोहम्मद साजिद के घर पर पुलिस ने एक जिंदा बम बरामद किया है।
साजिद का उसके भाई के साथ संपत्ति विवाद चल रहा है और इसी विवाद में साजिद ने अपने भाई पर बम चलाने का आरोप लगाया है। इससे पहले दोनों भाइयों और रिश्तेदारों के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स को 2 से 3 लोग पकड़े हुए हैं और डंडे से पिटाई की जा रही है। मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ नजर आ रही है। मामले को लेकर आज कतरास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। पहले घरेलू था, घरेलू मामला में ऐसा था कि भाड़ेदार का था भाई, जो हम लोग का बंटवारा हो चुका है, मगर मेरा बड़ा भाई जो है ना उसको कब्जा करके रखे हुए, हम लोग को हिस्सा उस्सा नहीं दे रहा था। इस दौरान 14 तारीख को इस 14 को 2 दिन पहले हमारे साथ पीछे से वार करके पूरा इंजॉयड है, FIR भी होता हुआ। आज देखिए कंप्रोमाइज नहीं करने के कारण आज बम मारा। मोहम्मद शाहिद और बौधा उर्फ बौधा उसका भतीजा है, सन्नू है, माइकल है और समीर है। और ये सब पूरा जो हो रहा है पार्षद का पर देख रेख पर हो रहा है। कौन पार्षद? सहयोग पर। कौन पार्षद? मासूम खान और औरंगजेब खान के सहयोग से। सूचना मिला था कि इस घर पे बम चला है, वही देखने के लिए ये बरामद हुआ है। ये सब बम है या पटाखा है? ये तो देखने से तो लग रहा पटाखा है, लेकिन दहशत फैलाने के लिए क्या हुआ है। दोषियों पर सर कार्रवाई की जाएगी, जांच चल रही है। जांच चल रही है, दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं रांची में पुलिस ने जमीन कारोबारी को गिरफ्तार किया है। जमीन कारोबारी तस्लीम खान पिस्टल खरीदने के लिए सुखदेव नगर पहुंचा, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि तस्लीम खान जमीन कारोबारी के रूप में नाम कमाना चाहता था। शोहरत कमाने की चाहत में तस्लीम खान काडीटार से हथियार खरीदने के लिए सुखदेव नगर पहुंचा था। पुलिस ने तस्लीम खान को खरीदे हुए हथियार के साथ धर दबोचा। तस्लीम के खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज है। पे सुखदेव नगर थाना प्रभारी के लीडरशिप में एक टीम का गठन किया गया और उस टीम ने इस अभियुक्त को, इस आरोपी को पकड़ा। इस व्यक्ति के पास से एक देसी पिस्टल और एक गोली जो 7.65 mm की है वो जब्त की गई है। वहीं बोकारो में स्टील प्लांट के भीतर सड़क हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। स्टील प्लांट के 3 नंबर काटा GM स्टोर के पीछे ट्रक की चपेट में आने से मजदूर विक्तेश्वर पांडे की मौत हो गई। मृतक के परिजन और साथी मजदूर बोकारो जनरल अस्पताल में प्रबंधन के इंतजार में खड़े हैं और मृतक के परिजनों को नियोजन देने की मांग की जा रही है। बताया ये जा रहा है कि घटना ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से हुआ। और खबर कोडरमा से, जहां रेल यात्रियों के सामान चुराने वाले गिरोह के सदस्य पकड़े गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध की पहचान की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। ये गिरोह ट्रेन में यात्रा के दौरान पूरी प्लानिंग के साथ चोरी की घटना को अंजाम देता था। प्रताप एक्सप्रेस से चोरी की घटना की शिकायत मिलने के बाद आरपीएफ ने सीसीटीवी की मदद से संदिग्ध की पहचान की। संदिग्ध की पहचान के बाद झुमरी तलैया शहर के झंडा चौक स्थित छाबड़ा लॉज में छापेमारी की गई, जिसमें यात्रियों के सामान के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से वर्धमान से कोडरमा तक का रेल टिकट भी बरामद किया गया। वहीं बोकारो के चास में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान एक पक्ष की ओर से गोलीबारी की गई, वहीं दूसरे पक्ष ने खतियानी जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया। पूरे मामले में थाना प्रभारी पर भी पक्षपात का आरोप लग रहा है। जमीन कब्जा के दौरान 4 राउंड फायरिंग की गई, साथ ही दोनों तरफ से पथराव की भी खबर है। एक पक्ष का कहना है कि LRDC की ओर से जमीन का मालिकाना हक मिल चुका है, लेकिन थाना प्रभारी ने ऐसे मानने से इनकार कर दिया। पीड़ित का आरोप है कि अगर आवेदन मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की होती तो फायरिंग और मारपीट की घटना घटती ही नहीं। चौक पे गए तो वहाँ पर बाउंड्री होने लगा था। हम लोग गए कि आप लोग काम मत कीजिए, तो बोला हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग काम, तब तक हमको एक हाथ मार दिया। एक हाथ मारने के बाद हम लोग तब तक मेरे चाची को मार दिया, मेरे अम्मी को मारा, उसके बाद भाभी लोग को मारा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बंदूक निकाला यहाँ से, चलाया 4 फायर बंदूक चला दिया। तब तक गाली गुप्ता करके पूरा उल्टा ही ईटा पत्थर मार के भाग गया। पेपर में अभी मैंने ये ज़मीन को हम लोगों ने जीता है,
मैंने जीता है, ये ज़मीन केस कोई किया था, हम लोग प्रथम पक्ष है, मैंने जीता है और ये LRDC का ऑर्डर है कि ये आप लोग का ज़मीन है, लेकिन थाना प्रभारी बोलते हैं कि नहीं आप लोग का नहीं है। तो पता नहीं थाना प्रभारी कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, ये हमको नहीं समझ में आता। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद की 2 नाबालिग बहनों के साथ जयपुर में रेप की घटना को अंजाम दिया गया। इसमें आरोपी ने एक बहन को शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत व्यवहार किया, वहीं दूसरी बहन को नशीला पदार्थ बनाकर उसके साथ भी दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी युवक अरमान को गिरफ्तार कर लिया है, जो झरिया थाना क्षेत्र के शमशेर नगर का निवासी है। इस घटना के बाद झरिया के लोगों में आक्रोश नजर आ रहा, वहीं परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाई है। लोगों का आरोप है कि जयपुर का मामला होने की वजह से झरिया पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों के आक्रोश को देखते हुए मामला दर्ज किया गया। वहीं बोकारो में गोमिया थाना क्षेत्र के बाहर खड़े 2 ट्रक में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल रहा। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात बारात की ओर से पटाखा फोड़ने के बाद चिंगारी झाड़ियों में जा गिरी थी, जिसने बाद में विकराल रूप धारण कर लिया और इसी दौरान साल 2011 के मुकदमे में जब्त 2 ट्रकों में भी आग लग गई। दरअसल जहां गाड़ियां लगी थी वहां काफी झाड़ियां उगाई थी, जो गर्मी की वजह से सूख गई थी और इसी वजह से आग फैल गई। ये 2 तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए किस प्रकार इन दोनों ही ट्रकों में आग लग गई है और आग को बुझाने की कोशिश की गई, उसके बाद की तस्वीर भी आपके सामने है। वहीं लोहरदगा के हिरही में रामनवमी जुलूस पर पथराव और उसके बाद भड़की हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। लोगों की जिंदगी अब पटरी पर लौट रही है और लोग अपने दैनिक काम में जुटते नजर आ रहे हैं। हालांकि शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी पुलिस बल की तैनाती अब भी जारी है, साथ ही हर गली मोहल्ले में गश्ती भी की जा रही है। शांति बहाली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक कराई जा रही है। प्रशासन की कोशिश के बेहतर नतीजे भी दिख रहे हैं। हालांकि जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां धारा 144 अब भी लागू है। लोहरदगा जिले में 10 अप्रैल को हुए रामनवमी हिंसा के बाद से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसे लेकर अब जिले में सामान्य पूर्ण तरीके से जिंदगी चल रही है और आवागमन सामान्य पूर्ण हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि अभी हम शंख मोड़ के पास है और यहाँ जो तस्वीर आपको दिख रही होगी हिंसा हुई थी, जिसके बाद से जो तस्वीर थी वो अब जिले में धीरे धीरे सामान्य हो चुकी है। हालांकि पुलिस बलों की तैनाती अभी भी की गई है। आप देख सकते हैं सुरक्षा बल अभी भी सुरक्षा में लगे हुए हैं और लगातार सामान्य स्थिति को सामान्य बनाने में लगे हुए हैं। हमारे साथ अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे और जानते हैं यहाँ की स्थिति क्या स्थिति अभी है जिले की और सुरक्षा की। अभी हम लोग के यहाँ तो देख रहे हैं, सब आदमी सब जा रहे हैं आ रहे हैं, बस और विशेष तो नहीं देख रहे। जो हिंसा हुई थी उसके बाद से क्या अभी की स्थिति सामान्य लग रही है? देखिए हिंसा हुआ तो उसके लिए हम लोग का वरीय पदाधिकारी है, उसका देख रहे हैं। हम लोग बस को हम लोग को लगाया गया है, बस अपना जगह में हम लोग देख रहे हैं। दुकानें जिले में खुली हुई है, शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी खुली हुई है और सड़कों पर जिंदगी लौट रही है। आप कह सकते हैं कि हिंसा के बाद से पटरी पे लोहरदगा जिले में जिंदगी अब लौटने लगी है और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों में जिला प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक लगातार की जा रही है और माहौल को शांत कराया जा रहा है। फिलहाल जिला का जो स्थिति है वो पूरे तरह से सामान्य है और आगे भी सामान्य रहने की संभावना लग रही है। न्यूज़ 18 के लिए आकाश साहू, लोहरदगा। वहीं झारखंड कांग्रेस ने संगठन को समेटने और उसका विस्तार करने को लेकर पहल तेज कर दी है। इसी के तहत राज्य के सभी जिलों में पदाधिकारी प्रतिनिधि संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। रांची के विधानसभा सभागार में रांची महानगर कमेटी की ओर से आयोजित सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने हर कांग्रेसी को एकजुट होकर संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया। राजेश ठाकुर ने कहा कि संवाद के जरिए कार्यकर्ताओं और नेताओं की बात सुनने की कोशिश लगातार की जा रही है। संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल के लिए ये बहुत जरूरी है। कांग्रेस के पुराने और अनुभवी नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेते हुए मिशन 2024 की तैयारियां शुरू कर दी गई है। जो कार्यकर्ताओं के बीच कहीं न कहीं संवादहीनता की स्थिति दिखाई देती थी,
उन चीज़ों को ठीक करने के लिए आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी जब आए और जो हम लोगों ने एक जन जागरण अभियान के तहत लोगों से संपर्क साधने का काम शुरू किया था, उसको पूरी तरह से संगठन को अंतिम जो स्तर होता है बूथ स्तर वहां तक पहुंचाने के लिए कवायद शुरू की है और निश्चित रूप से हमारा संगठन मजबूत होगा। हमारा सपना है कि हम इस संवाद के माध्यम से सीख कर जाएं, संगठन को मजबूत करें और 2024 में गरीबों की सरकार, युवाओं की सरकार, किसानों की सरकार और भारतीय सरकार गंगा जमुनी तहजीबी की सरकार बनाने में अपने आलाकमान की मदद करें। और चलिए अब बात करते हैं राज्य के मौसम के मिजाज की। गोड्डा में पिछले 3 दिनों से तपती गर्मी से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं आम जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। झुलसाती गर्मी की वजह से लोग घरों में ही दुबक के रहने को मजबूर हैं। हालांकि इस मौसम में ठंडे पेय पदार्थों की बिक्री बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 3 दिनों में गोड्डा झारखंड का सबसे गर्म जिला था और रविवार को जिले का तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। हालांकि कुल तापमान में गिरावट आने की आशंका है। साथ ही अगले 4 दिनों में बारिश भी हो सकती है। और राजधानी रांची प्रेस क्लब के सभागार में खेल जगत के नए अध्याय की शुरुआत हुई। मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा कि एक लक्ष्य बना लेने से किसी भी काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा जब तक आगे नहीं आएगी उनका विकास होना संभव नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि वो खेल के विकास में एक योगदान अनिवार्य रूप से देना चाहते हैं। जी मोंगिया प्रेसिडेंट मोंगिया नेशनल वॉलीबॉल अकादमी। देना है जिसमें कि हर एक छोटा छोटा बच्चा, आखिर तो सिर्फ पढ़ाई तो सब कुछ नहीं है, पढ़ाई जरूर करें लेकिन उनका चौतरफा विकास जो होगा वो खेल भी हो, उनके साथ में उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। तो ये सब चीजों का जहां तक हम अपने देश में, अपने प्रदेश से हमने शुरू कर रहे हैं इस बार ने, तो हम लोग कुछ ऐसा काम करें, लेकिन इसके लिए सिर्फ एक फोकस की जरूरत है। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020।